हे गाइस, आज हम देखेंगे यूट्राइन प्रोलैप्स। यूट्राइन प्रोलैप्स क्या होता है? बच्चेदानी का अपनी जगह से नीचे की ओर को घसकना। ठीक है, नीचे अपने जगह से बाहर की ओर को आना। तो ये क्यों आती है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि जो गर्भाशय जिसे बोलते हैं ना, यूट्रस इंग्लिश में बोलते हैं, जो गर्भाशय है वो कैसे अपनी जगह से नीचे आता है, क्यों आता है, कारण क्या है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो देखिए, जो यूट्राइन प्रोलैप्स होता है उसका मतलब होता है ड्रॉप्ड यूट्रस, यानी कि नीचे घसकने वाला यूट्रस, अपनी जगह से हटने वाला। ठीक है, और ये जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को बोलते हैं जब वुमेन का जो यूट्रस होता है अपनी जगह से, यानी कि जो अपनी जगह मतलब जो उसकी नॉर्मल पोजीशन है वहाँ से वो नीचे की ओर को घसक जाता है। ठीक है, और जो यूट्रस होता है वो कितना तक का घसक सकता है, मतलब पार्शली होगा वजाइना में। वजाइना का मतलब होता है बर्थ कैनाल। ठीक है, तो वहाँ तक वो क्या हो जाता है, घसक जाता है या पूरा घसकता है। ये हम आगे 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 पढ़ेंगे, आगे की नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो वुमेन होगी उसको बल्ज और एक लंप सा फील होगा। लंप मतलब होता है जो सॉफ्ट गांठ टाइप की फील होगी उसको, कुछ निकल रहा है जैसा उसको लगेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट पार्शियल प्रोलेप्स। इनकम्प्लीट प्रोलेप्स का मतलब होता है पार्शली ड्रॉप्ड हुआ है यूट्रस, अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं आया है, लेकिन वो क्या हुआ है कि बर्थ कैनाल यानी कि जो वजाइना है वहाँ तक का वो ड्रॉप्ड हो चुका है। मतलब जहाँ से वजाइना स्टार्ट होती है, वजाइना का जो अपर पार्ट होता है, इंटरनल जो पार्ट होता है वहाँ तक वो पहुँच चुका और घसक जाता है, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट प्रोलैप्स। ठीक है, अब सीवियर केसेस में क्या होता है, जो गंभीर केस होते हैं ये वाले, उसमें कंप्लीट प्रोलैप्स हो जाता है। जो यूट्रस होता है वो स्लिप हो जाता है, नीचे की ओर घसक जाता है। जैसे कि अब कितनी तक का वो घसक पाता है, डिग्री दैट द सम टिश्यू ड्रॉप आउटसाइड ऑफ द वजाइना, यानी कि ये डिग्री पर डिपेंड करता है कि यूट्रस की कितनी डिग्री तक का वो नीचे घसका है, यानी कि जो यूट्रस है बच्चेदानी उसके कितना पार्ट नीचे की ओर को आ गया, कितने टिश्यू उसके जो होते हैं, कुछ टिश्यू जब बाहर आ जाते हैं वजाइना से तो उसको हम डिग्री में कंपेयर करते हैं, डिग्री से हम देखते हैं कि कितना तक का हो चुका है, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट। जब वो पूरा ही बाहर आ जाता है उसको कंप्लीट बोलेंगे। ठीक है, कंप्लीट प्रोलैप्स। तो जो ये यूट्रस होता है, जो सर्विक्स होती है, लाई करती है, मतलब कैसे ये रहती है, ये एक सीधी एंगल में रहती है, जो कि लॉन्ग एक्सिस यानी कि लंबाई में, जैसे कि वजाइना हो गई फिर यूट्रस हो गया, थोड़ा सा वो टिल्ट करके रखती है राइट एंगल में। तो ये इस तरीके से इसका लॉन्ग एक्सिस में ये रहती है, कहाँ पे, अपने वजाइना के ऊपर। ठीक है, और ये जो होती है यूट्रस जो होता है वो डिसेंड होता है। एज द यूट्रस डिसेंड इट में पुल द वजाइनल कैनाल एंड इवन द ब्लडर एंड रेक्टम विद इट। ठीक है, अब जब ये यूट्रस जो होता है नीचे डिसेंड का मतलब नीचे घसक रहा है ना, तो यूट्रस अपनी नॉर्मल पोजीशन से जब नीचे घसकता है तो वो जो होता है वजाइनल कैनाल यानी कि जो बर्थ कैनाल होती है उसको भी वो अपने साथ साथ क्या करता है, नीचे की ओर को धक्का देता है, पुल आउट करता है, और ये ब्लडर को भी और उसके साथ साथ रेक्टम को, क्योंकि सबसे ऊपर तो यूट्रस होता है, तो वो क्या करता है सभी को नीचे की ओर को धक्का देता है। ठीक है, एंड इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन ऑफ द जो होता है सिस्टो यूरिथ्रो सेल। ठीक है, तो यानी कि जो ब्लडर और यूरिथ्रा का एक साथ नीचे को प्रोलैप्स होना, यूरिथ्रा भी नीचे की ओर को निकल रही है और ब्लडर भी नीचे की ओर को घसक रहा है, उसको बोलते हैं सिस्टो यूरिथ्रोसिल। ठीक है, तो ये एक सेकंड मोस्ट कारण है इसका यूट्राइन प्रोलैप्स का। जब यूट्राइन प्रोलैप्स होता है तो उसके साथ वो भी बाहर को आ सकता है। ठीक है, तो यूट्राइन प्रोलैप्स एक ऐसी कंडीशन है, जैसे मैंने बता दिया कि ये नीचे की ओर को घसकता है। प्रोलैप्स जो होता है वो हैपन इफ़ द टिश्यू एंड मसल जो होती हैं, वो जो मतलब यूट्रस की जो सपोर्टिंग मसल्स होती हैं जो उसको लेके स्टैंड करती हैं, उसको अपनी प्रॉपर प्लेस पे रखती है, वो सब क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, उसके टिश्यू वीक हो जाते हैं। इसलिए वो क्या करता है, यूट्रस जो होता है वो वहाँ से अपनी जगह से वो नीचे की ओर को घसक जाएगा, और वो वहाँ की जो डैमेज करेगा, वहाँ की जो मसल्स वगैरह हैं जो कमज़ोर हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं, तब यूट्रस अपनी जगह से नीचे की ओर को घसकता है। ठीक है, तो जो प्रोलैप्स डेफिनेशन अगर इसकी देखें, यूट्रस की जो प्रोलैप्स यूट्रस की जो डेफिनेशन देखें, ये डेफिनेशन यहाँ पे गलत हो गई, यूट्राइन प्रोलैप्स डेफिनेशन होगा, एक वर्ड मिट गया यहाँ से। तो यहाँ पे आप ये भी दे सकते हैं प्रोलैप्स की मीनिंग क्या होती है। तो प्रोलैप्स की मीनिंग होती है फॉल डाउन, यानी कि अपनी जगह से नीचे की ओर को, टू फॉल आउट ऑफ प्लेस, अपनी जगह से नीचे की ओर को आना। ठीक है, इन मेडिसिन यानी कि जो चिकित्सा उसमें देखते हैं प्रणाली में, कि प्रोलैप्स एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे जो ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, अपनी जगह से नीचे को आते हैं, अपनी जगह को छोड़ते हैं। जैसे कि यूट्रस हो गया, फॉल डाउन स्लिप आउट ऑफ द प्लेस, तो यूट्रस क्या होता है, अपनी जगह से नीचे की ओर को आ रहा है, जैसे अभी हमने पढ़ा था। इट जनरली रिजर्व फॉर ऑर्गन प्रोट्रूडिंग थ्रू द वजाइना। तो ये क्या होता है, जनरली जो ये ऑर्गन होते हैं, जो पेल्विक ऑर्गन होते हैं ना, पेल्विस कैविटी के अंदर, तो जैसे कि ब्लडर हो गया, यूट्रस हो गया, रेक्टम हो गया, यूरिथ्रा हो गया, तो ये सभी क्या होते हैं, अपने जो
ये वजाइनल कैनाल के थ्रू नीचे की ओर को घसकते हैं, यूरिथ्रा नहीं मतलब कि ब्लैडर तक, ठीक है। एंड यूट्राइन प्रोलैप्स आल्सो कॉल्ड डिसेंट, ये जो होते हैं डिसेंसिस एंड प्रोसीडेंशिया मीन द यूट्रस हैज़ द डिसेंट फ्रॉम द इट्स नॉर्मल पोजीशन। इसका मतलब होता है कि यूट्रस प्रोलैप्स का मतलब अपनी जगह से नॉर्मल पोजीशन से नीचे घसकना, जैसे कि मैं बार बार आपको स्लाइड में बता रही हूँ, मतलब वही है कि किसके थ्रू खसकना है, वजाइना के थ्रू अपनी जगह से नीचे की ओर को आना है। देखिए ये है यूट्राइन प्रोलैप्स। तो ये है एक नॉर्मल पोजीशन यूट्रस की, ये नॉर्मल, ये देखिए टिल्ट रहता है थोड़ा सा, कहाँ ये जो ब्लडर है, ब्लडर के उसमें ये लाई करता है, मतलब रहता है, ठीक है। और ये यहाँ पर ये इसकी जो ये वजाइनल कैनाल है, तो ये वजाइना हो गई, और यहाँ से ये यूट्रस हो गया। यूट्रस जो होता है इस तरीके से टिल्ट रहता है ब्लडर के ऊपर, ठीक है। और ये जो हो गया, ये अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नीचे की ओर को घसक रहा है। अभी इसका जो इस तरीके से ये लाई था ना, अब ये लॉन्ग, ये सीधा स्ट्रेट हो गया, और धीरे धीरे करके ये नीचे को क्या कर रहा है, ये जो वजाइना है इसको नीचे की ओर को धक्का देता है, और यहाँ से ये बाहर निकलने के लिए बाहर निकलता है, कहने का मतलब, ठीक है, वजाइना के थ्रू। ये देख लीजिए आप, ये वजाइना कैनाल है। अब यहाँ पर ये कैनाल नहीं दिख रही है आपको, बहुत ही कम दिखेगी या फिर दिखेगी नहीं, ये डिपेंड करेगा कि कितनी डिग्री तक का यूट्रस प्रोलैप्स हो रहा है, ठीक है। तो यूट्राइन प्रोलैप्स जो होता है वो इनहेरिटेंट द यूट्रस, सॉरी, हर्निएशन ऑफ द यूट्रस, यानी कि जो यूट्रस होता है ये बाहर की ओर को पुल आउट हो रहा है, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया, ठीक है। तो वजाइना के थ्रू हो रहा है, और किसके थ्रू हो रहा है, वजाइना, उसके बाद हाइमन, जो हाइमन होती है उसके थ्रू, एंड द जो इंट्रॉइटस होता है वजाइना का, यानी कि ये जो वजाइना है इसका जो अपर पार्ट होता है, ओपनिंग होती है इंट्रॉइटस, वहाँ से ये क्या हो रहा है, नीचे को पुल आउट होता है, ठीक है। और ये जो होता है किसकी वजह से होता है, जब वहाँ का जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं जो कि यूट्रस को स्टैंड करके रखते हैं वो वीक हो जाते हैं, तो वो उसको होल्ड करके नहीं रख पाते हैं यूट्रस को, तो वो क्या होता है, वो नीचे आने, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है यूट्रस स्टैंड है, और ये है वजाइना, ठीक है। यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे ये वजाइना है और थोड़ा भाग सर्विस का है, ये जो, अब आप इसमें पूरे अच्छे से देख सकते हैं, ये डाउनलोड करके आपको दिख जाएगा, और ये फिलोपाइन ट्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये यूट्रस की जो साइड के जो लिगामेंट्स होते हैं ये वीक हो जाते हैं, और जो ये सपोर्टिव स्ट्रक्चर होते हैं इसको होल्ड नहीं कर पाते, ये धीरे धीरे करके नीचे की ओर को डाउन होने लगता है, ठीक है। इट्स इन इट्स यूजुअल स्टेट, तो जो नॉर्मल कंडीशन में जो यूट्रस होता है वो कहाँ रहता है, अपाइकल कंपार्टमेंट ऑफ द पेल्विक ऑर्गन, यानी कि जितने भी पेल्विक ऑर्गन है सबसे टॉप पे कौन रहता है, अपाइकल कंपार्टमेंट होता है, ये कौन, यूट्रस, यानी कि सबसे ऊपर रहता है, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, वीकनेस ऑफ द टिश्यू लिगामेंट अलाउ, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था डायग्राम में, जो यूट्रस को होल्ड करके रखते हैं, जैसे कि लिगामेंट हो गए, कुछ टिश्यूज हो गए, वो क्या करते हैं, प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस इनटू द वजाइना, अब वो कमजोर हो गए, तो ये जो यूट्रस है उसको कहाँ की ओर को पुश करते हैं, वो पुल आउट करते हैं, ये वजाइना की ओर को बाहर करते हैं, मतलब उसको धकेलते हैं, तो जैसे कि ये क्या हो गया, फिर वजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है, खिसक जाता है, ठीक है। ऑल द यूट्राइन प्रोलैप्स इज नॉट इन हेरेंटली लाइफ थ्रेटनिंग, तो ये हालांकि जो ये यूट्राइन प्रोलैप्स है, यूट्रस का बाहर निकालना, ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, जानलेवा नहीं होता है, लेकिन ये क्या करता है, कुछ प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, सेक्सुअल एक्टिविटी में उसको प्रॉब्लम आ सकती है, कंफर्ट मतलब डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पुअर बॉडी इमेज हो सकती है, मतलब उसको जो होता है चलने फिरने में उसको ठीक से नहीं चला जाएगा, और हर समय लगेगा कुछ ना कुछ आ रहा, तो बॉडी इमेज भी यानी कि उसका सही नहीं रहेगा, और उसकी जो लोअर क्वालिटी ऑफ द लाइफ, उसकी लाइफ की लोअर क्वालिटी क्यों हो जाएगी, क्योंकि जैसे अच्छी से वो रहन सहन उठना बैठना नहीं हो पाएगा, क्योंकि बावल और ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस भी रहेगा, यानी कि बावल भी जो रेक्टम और जो ब्लैडर है वो दोनों प्रेस होते हैं, तो उससे उसको इनकॉन्टिनेंस लगता है कि बार बार उसको यूरिन आ रहा है, और ये मोशन भी उसको क्लियर नहीं होगा एक बार में, तो उसको बार बार जाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए उसकी लाइफ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी, और इसकी जो अपॉन डायग्नोसिस पेशेंट शुड बी रीअश्योर्ड द यूट्राइन प्रोलैप्स एंड कॉमन एंड वेल नोन द कंडीशन, ठीक है। तो जो इसको डायग्नोस करने के लिए, यानी कि इसका पता लगाने के लिए जो पेशेंट होते हैं उनको क्या करना चाहिए, रीअश्योर करना चाहिए कि आपका जो ये है यूट्रस है ये बाहर की ओर को आ रहा है, प्रोलैप्स हो रहा है, तो ये एक कॉमन कंडीशन है, कोई जानलेवा नहीं है, तो इसके बारे में आप उनको अच्छी से बताना चाहिए, ठीक है। तो ये जो रिस्क फैक्टर होते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स के वो भी सेम होते हैं, जैसे कि ऑल पेल्विक मतलब ऑर्गन के, यानी कि जितने भी पेल्विक ऑर्गन होते हैं सबके प्रोलैप्स होने का जो कारण होते हैं वो सेम ही होते हैं, जैसे यूट्राइन प्रोलैप्स का कारण होगा वही ऑल पेल्विक ऑर्गन के भी होंगे, चाहे उसमें रेक्टम हो, चाहे उसमें ब्लैडर हो, है ना। तो चलिए देखते हैं, तो ये
इनके जो कारण देख रहे हैं हम लोग, इसमें क्या होता है कि जो वुमेन की जो बीएमआई होती है ना, बॉडी मास इंडेक्स जिसे बोलते हैं, वो मोर देन 25 है, ठीक है, तो वो इसके ज़्यादा रिस्क में आती है इन कंपैरिजन टू बीएमआई इन नॉर्मल रेंज। अगर उनकी बीएमआई नॉर्मल रेंज वाली होती है तो वो इस कंडीशन में उनको ज़्यादा रिस्क इसका नहीं होता है। तो कारण होता है फैटी, मतलब थोड़ा सा मोटापा जिसे कहते हैं, बीएमआई उसकी ज़्यादा है, ठीक है। और एडवांस एज का मतलब होता है वो नियर नियर टू मीनोपॉज है, यानी कि वो जो होती है एडवांस एज में है, तो उसके उसमें भी ये ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें जो होता है, जो रिस्क फैक्टर इसके ये भी होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर मतलब जिसमें कि मार्फन सिंड्रोम आएगा और इनहेलर सिंड्रोम आएगा। तो इनहेलर जो डोनाल्स सिंड्रोम, ये दोनों ही जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के डिसऑर्डर होते हैं, जिसमें कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, वीक हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने दोनों को नोट किया, यहाँ पे डाला है। मार्फन सिंड्रोम में क्या होता है कि उनका जो हेल्दी जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, वो जो जिनको कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, तो इनका जो प्रोटीन की क्वालिटी होती है वो चेंज हो जाती है, जो कि उसको बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है कनेक्टिव टिश्यू को। तो अब जब वो प्रोटीन जो बनाने वाला है उसी की जब वो ही चेंज हो जाएगा, वो ही अल्टर्ड हो जाएगा, तो ये ठीक से नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो जो कि कनेक्टिव टिश्यू किसको सपोर्ट करके रखते हैं, किसको पकड़ के रखते हैं, बोन को, मसल्स को, यानी कि आपकी मांसपेशियों को, आपकी हड्डियों को, आपके जो भी ऑर्गन है, चाहे किडनी हो, चाहे ब्लडर हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसको टिश्यूज़ को ये क्या करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, तो वही कमज़ोर हो जाते हैं। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा हो गया इनहेलर डोनाल्ड सिंड्रोम। इसमें भी यही होता है कि ये भी क्या होता है, एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, ये भी जेनेटिक प्रॉब्लम होती है ये वाली, यानी कि पहले से ही चली आ रही होती है वंश में किसी ना किसी को, तो जो कि कनेक्टिव टिश्यू को अफेक्ट करता है, सेम लाइक मार्फन सिंड्रोम, इसमें भी यही प्रॉब्लम होती है। तो इसमें भी क्या होता है, जॉइंट और ब्लड वेसल्स और ये जो होते हैं, इसका रिस्क रहता है, स्किन का, जॉइंट का, ब्लड वेसल्स का। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इसमें क्या होता है, ये जो प्रोटीन होता है ना, इसका जो जो ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है प्रोटीन का और अदर सब्सटेंस जिससे कि ये बनते हैं, तो उन्हीं का जो होता है वो अल्टर्ड हो जाते हैं, ठीक है। उन्हीं की जो स्ट्रेंथ होती है उसको बनाने की, वो कमज़ोर हो जाती है, और इलास्टिसिटी भी वो नहीं अच्छी से कर पाते हैं, देख अपना काम नहीं कर पाते हैं, तो जिससे जो बॉडी के स्ट्रक्चर होते हैं उसको होल्ड करने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे यूट्रस को वो होल्ड नहीं कर पाते, इसलिए यूट्रस रिस्क में आता है, ठीक है। ये तो मैंने जस्ट ऐड कर दिया था इसमें आपको बताने के लिए, क्योंकि ये बार बार आएगा वर्ड, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर क्या होता है, मतलब किसको ये ज़्यादा होता है, वो तो हमने एटियोलॉजी पढ़ी थी, कारण थे। और ये भी एक कारण और रिस्क फैक्टर एक साथ भी आप बोल सकते हैं, कि जिनकी प्रेगनेंसी वाली जो वुमेन होती है, मतलब जिन्होंने बच्चा पैदा किया है या कर रही हैं, उनको ज़्यादा होती है ये वाली प्रॉब्लम। मतलब प्रेग्नेंट है, अभी कंसीव किया, उनका लोड बढ़ जाता है ना, और अब उन्होंने बच्चे को बर्थ भी दे दिया, तो उसमें उनको प्रेशर लगाना पड़ेगा, अगर नॉर्मल चाइल्ड है तो उसमें भी ये प्रॉब्लम, उनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और जिनका लोअर जो ये एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, और ये कब कम होता है, ये मेनोपॉज की एज में कम होता है, जब मतलब मासिक धर्म जो होता है वो बंद हो जाता है और ओल्ड एज हो जाती है, तो उस समय ये जो एस्ट्रोजन होता है ना, जो हार्मोन होता है वो कम हो जाता है, ये वाला, जो कि उसको स्ट्रांग बनाता है मसल्स को, तो इसलिए भी ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है। और इसमें क्या होता है, जो पेल्विक मसल्स होते हैं, यानी दैट जो आपकी जो पेल्विक मसल्स होती है, अब जब उसमें स्ट्रेन पड़ता है किसी भी तरीके की, आप उसमें प्रेशर डाल रहे हैं, जैसे कि आपकी ओबेसिटी की वजह से, यानी कि मोटापे की वजह से उसमें प्रेशर पड़ रहा है, या फिर जो कॉन्स्टिपेशन, यानी कि आपको लंबे समय से जो होती है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, ठीक से आपका जो मोशन होता है वो क्लियर नहीं हो पाता है, स्टूल आपको हार्ड आता है, और आप क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं स्टूल पास करने में, बावल मूवमेंट में, तो उस समय भी क्या पड़ता है, यूट्रस को स्ट्रेन पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, ठीक है। और सीवियर कफिंग, अब बहुत लंबे समय से खांसी हो रही है, ताकत लगा लगा के आप खांस रहे हैं, तो उस समय भी यूट्रस में प्रॉब्लम आएगी, उसको धक्का लगेगा नीचे की ओर को, वो डाउन होगा। और लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट, और अचानक से कोई भारी सामान उठा लेते हैं, तब भी इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और फैमिली हिस्ट्री, किसी की मदर को है, किसी की सिस्टर को, जैसे अभी हमने देखा था कि फैमिली हिस्ट्री में भी अगर चला आ रहा है, तो भी ये रिस्क फैक्टर में आते हैं ऐसे लोग। और क्या होता है कि पेल्विक सर्जरी, अब उसकी कभी कोई प्रॉब्लम आई होगी, पेल्विक सर्जरी कराई होगी, वहाँ की लिगामेंट और जो स्ट्रक्चर है लूज हो गए, तो भी ये वाली प्रॉब्लम आएगी। और कोलेजन डिजीज़ वही जो अभी हमने पढ़ी थी, कि मार्फिन सिंड्रोम एंड द एल्हर डोनाल्ड सिंड्रोम, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। अब फिजियोथेरेपी है ये,
ये फिजियोथेरेपी अभी हम बाद में देखेंगे, लंबा हो जाएगा वीडियो। फिर उसके बाद है साइन एंड सिम्टम क्या होंगे, लक्षण क्या होंगे इसके। पेल्विक प्रेशर पड़ेगा, मतलब उसको लगेगा हर समय, कुछ हैवीनेस लगेगी, फील होगा, कुछ भारीपन जैसे कुछ निकल रहा है इस तरीके का उसको लगेगा वुमेन को। और जो उसके जो उसको ऐसा भी लगेगा कि कुछ जो सॉफ्ट बल्ज, यानी कि कोई मांस का टुकड़ा या कुछ ऐसे गांठ उसको बाहर निकलती हुई लगेगी वजाइना से, उसको ऐसा फील होगा हर समय। और ऐसा लगे उसकी वजाइनल की जो ओपनिंग है, वजाइना की जो इंटरनल ओपनिंग है, वहाँ पे कुछ आता हुआ सा बल्ब सा लगेगा, यानी कि फील होगा, उसको महसूस होगा। और ट्रबलिंग यूरिनेशन, और उसको यूरिन करने में भी क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, और ना ट्रबल होगा, परेशानी होगी, या एकदम से क्लियर नहीं होगी स्टूल यूरिन उसकी। और बावल मूवमेंट, यानी कि स्टूल पास करने में भी उसको पूरी अच्छी तरीके से एक ही बार में फ्रेश नहीं हो पाएगी, ठीक है वुमेन। और उसको क्या होगा, जो उसका बैक पेन होगा, उसको पीठ में दर्द होगी, पेल्विक रीजन में पेन होगा, वजाइना में भी पेन हो सकता है, तो ये इसके कारण है, पेन भी इसमें होगा। और क्या होगा, पेन ड्यूरिंग सेक्स और इंटरकोर्स के समय में भी उसको पेन होगा और डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है। अब इसकी स्टेजेज है, तो जैसे मैंने बताया था ना कि कितना तक का डाउन हुआ है, कितना तक बाहर आया, उसको हम स्टेजेस से देखते हैं, ठीक है। तो जो यूट्राइन प्रोलैप्स होता है वो डिस्क्राइब किया जाता है 4 स्टेजेस में, कि ये 4 स्टेजेस किस पे डिस्क्राइब की जाती है, इंडिकेट करती है कि कितना तक का वो डिसेंट हुआ है, कितना तक का यूट्रस बाहर की ओर को आया हुआ है, कितना घसका हुआ है, ठीक है। अदर पैल्विक ऑर्गन भी इसी से डिस्क्राइब की, जिससे कि जिसमें अदर पैल्विक ऑर्गन में आगे ब्लडर और बावल में ऑल्सो भी प्रोलैप्स। अब इसके साथ साथ मैंने बोला, हम पहली स्लाइड में देखे थे कि जो वजाइना है और जो ब्लडर है वो भी इससे क्या हो सकता है, नीचे की ओर को घसक सकता है, प्रोलैप्स हो सकता है वजाइना के थ्रू, ठीक है, क्योंकि उसको क्या हो रहा है, प्रेशर लग रहा है यूट्रस से। तो यहाँ पे देखिए स्टेज 1 में क्या होगा, जो यूट्रस होता है वो वजाइना के अंदर ही रहेगा, मतलब उसको टच कर लेगा इंटरनल पार्ट को, लेकिन वो बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये मतलब हाफ वजाइना तक पहुंच, जो वजाइना है ना वो, इस जो वजाइनल की जो कैनाल होती है, बर्थ कैनाल जिसे बोलते हैं, वहाँ पे ये हाफ तक आएगा, मतलब बाहर नहीं निकलेगा। और जो स्टेज सेकंड है, तो इसमें डिसेंट नियरली टू द ओपनिंग ऑफ द वजाइना। अब ये क्या हो गया, ये नीचे की जो ओपनिंग होती है वहाँ तक आ जाता। यहाँ तो ये जो लंबाई है ना वजाइना की, उसके आधे तक आएगा पहले वाले में। दूसरे वाले में जो उसकी नीचे जो ओपनिंग है, वहाँ तक, मुंह तक आ जाएगा वजाइना के। और जो थर्ड स्टेज है, अब यहाँ पे क्या हो गया, प्रोट्रूड्स आउट ऑफ द वजाइना, ये ना कि जो वजाइना की जो ओपनिंग है उससे बाहर की ओर को ये निकल जाएगा, प्रोट्यूट हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा थर्ड स्टेज में। और जो फोर्थ स्टेज है, इसमें कंप्लीटली आउट हो जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से वजाइना से यूट्रस क्या होगा, बाहर की ओर को निकल जाएगा, ठीक है, घसक जाएगा। ये देखिए, ये है इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डिग्री हुए। अब यहाँ पे ये वजाइना है, यहाँ पे ये क्या हुआ, अभी वजाइना ये जो कैनाल है ये आधी तक आया है। दूसरी में क्या हुआ, ये अब ये इसकी आधी तक आया था, अब यहाँ पे ओपनिंग तक आ गया, यानी कि नीचे तक पहुंच गया, लेकिन अभी बाहर नहीं निकला, सिर्फ इसके मुंह तक आ गया। थर्ड में क्या हो गया, ये वजाइना कैनाल के बाहर निकल गया, ये देखिए थोड़ा पार्ट इसका बाहर निकल। और जो फोर्थ होता पूरा ही वजाइना को पुल करते हुए ये बाहर आ गया यूट्रस, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम वही है, यही मैंने यहाँ पे दिखाया, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। आप डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं वीडियो, अदरवाइज वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग। तो देखिए अब इसका पता कैसे लगाएंगे यूट्रस का, कि ये प्रोलैप्स है कि नहीं है। सबसे पहले तो जो डॉक्टर होंगे वो आपसे पूछेंगे आपके लक्षण क्या हैं, हेल्थ कंडीशन कैसी है, उससे पता चल जाएगा, ठीक है। पेशेंट से पूछा जाएगा कि उसकी कोई प्रेगनेंसी पहले हुई है, क्या उसकी कोई पेल्विक सर्जरी भी हुई है, इससे पता चल जाएगा। और जो डॉक्टर होते हैं उनको ये जानने की भी ज़रूरत होती है, लक्षण, इसको पता करने के लिए उनको लक्षण पता करेंगे, वो इससे रिलेटेड अगर लक्षण मैच हो रहे हैं तो उन्हें पता चल जाएगा। या फिर उनको क्या होगा, प्रॉब्लम के बारे में वो पूछेंगे, जो कि डेली एक्टिविटीज़, क्या कुछ बाहर को निकलता हुआ सा फील होता है, इंटरकोर्स में प्रॉब्लम होती है, इस तरीके से वो पता करेंगे, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, पेल्विक एग्जामिन होगा इसमें, इसका पता लगाने के लिए डॉक्टर जो होते हैं वो इस तरीके से, जो हेल्थ वर्कर होते हैं वो इसका क्या करेंगे, पेशेंट का हाथ के द्वारा मैनुअली इसको पता करेंगे, ठीक है, कि इसको एग्जामिन करेंगे पेल्विक रीजन का, कि वो कहाँ तक है। तो इसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होते हैं वो उससे कहेंगे, जब ये टेस्ट करते हैं, कि वो अपनी सांस को रोके, अपनी मसल्स को टाइट करें, इस मसल्स को टाइट करें जो कि पेल्विक मसल्स होती हैं, ठीक है। और टाइट करने के लिए ऐसा करें जैसे कि यूरिन को रोकते हैं, ठीक है। अब जिस समय कभी यूरिन जाना होता है तो उसकी अर्जेंसी को हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं, वही पेल्विक उसी तरीके से इसको टाइट करने के लिए बोलेंगे।
और ये हेल्प करेगा कि जो हाउ स्ट्रॉन्ग योर पेल्विक मसल्स, और आपकी जो पेल्विक मसल्स है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये डॉक्टर पता लगाएंगे कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर लूज़ है तो ये यूट्रस भी बाहर आ रहा है और उसको फील करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और आपके जो प्रोवाइडर हैं वो चेक करेंगे पोजीशन ऑफ द यूट्रस, अब उसकी पोजीशन देखेंगे कि वो कितना तक का बाहर आ रहा है, स्टैंड कितना हुआ, यानी कि अब ये पहले ऐसे लाई रहता था ना, अब ये थोड़ा सा कैसा हो गया, स्टैंड हो गया, तो वो इससे भी पता चल जाएगा कि ये बाहर आ रहा है, ठीक है। मतलब अब अपनी पोजीशन से ये हट रहा है। पोस्ट वॉइड रेसिडुअल का मतलब हो गया, पोस्ट का मतलब बाद में, वॉइड का मतलब यूरिन, रेसिडुअल का मतलब कितना बचा हुआ है। तो भाई यूरिन पास करने के बाद भी अब ब्लडर में कितना यूरिन बचा हुआ है, वो टेस्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, अल्ट्रासाउंड की हेल्प से चेक किया जाएगा कि यूरिन पास करने के बाद भी कितना जो यूरिन है वो ब्लडर में बचा है। ये इसी के वजह से होता है, जब इस पर प्रेशर पड़ता है तो पूरी तरीके से ये जो ब्लडर होता है कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं होता, तो इसको अल्ट्रासाउंड की हेल्प से देखते हैं और कैथेटर प्लेन डाल के उसको यूरिन को एम्प्टी करते हैं, ठीक है। तो उससे पता चल जाता है कितना तक का यूरिन इसमें बचा हुआ है, ठीक है। तो पता चलेगा कि ये जो है यही वाली मतलब डायग्नोज करने में हेल्प मिलेगी। इसमें क्या करेंगे, मेजर ऑफ द यूरिन लेफ्ट द ब्लडर अवॉइड, इसमें अब देखेंगे कि कितना यूरिन बचा है, तो अल्ट्रासाउंड की हेल्प से इसमें कैथेटर डालेंगे। और तो यूरिन जो नॉर्मल बचा रहता है वो होता है लेस देन 50 ml, अगर 50 ml से कम है तो कोई नहीं, अगर ये ज़्यादा है तो पता, वैसे भी अल्ट्रासाउंड से ये भी पता चल जाता है ये कितना तक का अपनी जगह से हट चुका है यूट्रस, ठीक है। और ये भी एक रीज़न, एक टेस्ट होता है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी जो लार्जली डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ द पेशेंट, एक्सटेंट टू विच अ पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग सिम्टम, उसके सिम्टम से पता किया जाता है ट्रीटमेंट का मतलब। और ट्रीटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, ये दो तरीके से कर सकते हैं, सर्जिकल तरीके से, नॉन सर्जिकल तरीके से भी इसको कर सकते हैं, यानी कि ऑपरेशन के द्वारा और बिना ऑपरेशन के भी इसको चेक कर सकते हैं। ये चॉइस डिपेंड करती है कि वो कितना तक का बाहर निकल चुका है, मतलब कि कितना तक वो आउट हो चुका, तो उसकी जनरल कंडीशन पेशेंट की कैसी है, उसकी सीवियरिटी कैसी है, यानी कि कितना तक का वो निकल गया है, ये उसको, और उसकी बाद में उसको मतलब उसके बच्चे कंप्लीट हो चुके हैं नहीं, फैमिली कंप्लीट हुई है कि नहीं है, उस पर डिपेंड करेगा कि ट्रीटमेंट कैसा लेना है, ठीक है। तो प्रॉपर डायग्नोज करने के लिए और मैनेजमेंट करने के लिए यूट्राइन प्रोलैप्स का जो होता है वो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ कैसी है, ठीक है। लॉन्ग टर्म फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इफेक्ट भी उसको इससे हो सकता है। हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर शुड थॉरोली कंसर्न जो काउंसिल द पेशेंट, अब इसमें हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर का मतलब है जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करेंगे, उसको काउंसलिंग करेंगे पेशेंट की, कि मतलब भाई तुम्हारा ये कंडीशन है, जैसे हमने स्टार्टिंग से उसको डिटेल में उसके बारे में बताएंगे यूट्राइन प्रोलैप्स के बारे में, और उनको इन्फॉर्म करेंगे कि बाद में क्या, अगर आप अभी नहीं कराएंगे तो बाद में क्या प्रॉब्लम आएगी, सारी चीज़ें पता करके, ताकि डिसीजन ले सके, वो चूज कर पाए कोई भी डिसीजन ट्रीटमेंट के लिए। पेशेंट के ऊपर इसको छोड़ते हैं ना, डॉक्टर उसको सही से डिसीजन लेने के लिए बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज होती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें ये जो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज में पेल्विक रीजन को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, उसकी मसल्स को, ठीक है। और पेसरी होती है, जो ये वजाइनल पेसरी होती है, इसको इंट्रोड्यूस करके ये जो आप देख पा रहे होंगे इसमें, वो उसके द्वारा उसको क्या किया जाता है, स्ट्रॉन्ग किया जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये नीचे देख लीजिए आप, ये है, मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी दिखाऊंगी। तो वजाइनल पेसरी से इसको ट्रीट करेंगे, वजाइनल सर्जरी करेंगे लास्ट में, और एस्ट्रोजन थेरेपी भी इसमें दे सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। और ट्रीटमेंट का जो उद्देश्य होता है, क्या होता है कि जो प्रोलैप्स और यूट्रस है उसको करेक्ट करना, उसकी प्रोलैप्सपन को जो वो नीचे घसक गया उसको अपनी जगह पे फिट करना, ठीक है। और उसके प्रोलैप्स को कम करना और रिलीव करना उसके साइन ऑफ सिम्टम, साइन ऑफ सिम्टम मतलब जो उसके लक्षण हो रहे थे ना, भारीपन लगना, बाहर को आना, ताकि उसको उनसे आराम मिल जाए। तो इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, एस्ट्रोजन थेरेपी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एस्ट्रोजन थेरेपी दी जाती है, जो कि पेल्विक मसल्स को क्या करेगी, स्ट्रॉन्ग करेगी, और इसको और ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब एकदम करेक्ट तो नहीं करेगी, लेकिन आगे बढ़ने से रोकेगी, बचाएगी, उसको और ज़्यादा खतरनाक होने से प्रिवेंट करेगी, ठीक है। और इसमें एस्ट्रोजन थेरेपी में क्या किया जाता है, पिल्स लिए जाते हैं, यानी कि कुछ मेडिकेशन बाय माउथ ली जाएगी, या फिर क्या किया जाएगा, कुछ क्रीम होती है जिसको कि अप्लाई किया जाएगा, या इस पर डिपेंड करता है डॉक्टर किस तरीके का आपको एस्ट्रोजन थेरेपी प्रोवाइड करवाती है, या फिर वजाइना के थ्रू इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे वजाइनल डिवाइसेस में वही पेस्ट्री हो गया, जो कि वजाइनल पेस्ट्री हमने देखा था, इसमें पेस्ट्री और स्फीयर्स करके डिवाइसेस होते हैं जो कि इसमें यूज़ किए जाते हैं, ताकि यूट्रस जो होता है वो होल्ड रहे, ठीक है, अपनी जगह पे रहे, और उसके जो मसल्स होती है उसको सपोर्ट मिले, वो एकदम से बाहर ना आए, ठीक है। तो ये डिवाइसेस जो होती है हेल्प करती है डिक्रीज प्रेशर ऑन द पेल्विक ऑर्गन और हेल्प टू डू केगल एक्सरसाइज, ठीक है। ये क्या करेंगी, इसको देखिए, ये पेस्ट्री है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है पेस्ट्री,
ठीक है, ये पेसरी है इस तरीके से, और ये वजाइना। तो इसमें एक फिंगर डालने की बस जो होता है रोटेट करने के लिए डॉक्टर को जगह चाहिए, और वो इसको इंसर्ट कर देते हैं, जिससे कि ये बाहर आने से प्रिवेंट होगा, और जो इंटरनल ऑर्गन होंगे वो भी बचे रहेंगे प्रोट्रूड्स होने से। ठीक है, तो इसको कहाँ से डाला जाता है, इस तरीके से वजाइना से। इस तरीके की भी होती है पेसरी, एक तो वो होती जो रिंग टाइप की होती जो रोक देती वहीं पे, और एक होती है बहुत तरीके की होती है, और ये वाली जो होती है इसको इस तरीके से पुश करा जाता है वजाइना के थ्रू, और यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि ये जो यूट्रस है अब दोबारा से नीचे को ना स्लिप हो। ठीक है, और ये केगल एक्सरसाइज है, जो कि इस तरीके से एक्सरसाइज करके इसको पेल्विस को क्या किया जाता है, स्ट्रॉन्ग किया जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये देख लीजिए, बेली पेट को कम करने के लिए हो गया, ये पेल्विक रीजन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो गया, तो वहाँ के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये होता है। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ये जो पेस्ट्रीज होती हैं, ये सिलिकॉन की बनी होती हैं, और इसको वजाइना के थ्रू इंसर्ट किया जाता है, ताकि जो होती हैं, जो प्रोलैप्स ऑर्गन होते हैं, उनको सपोर्ट मिल सके, वो अपनी जगह पे रह सकें। और वजाइनल पेस्ट्री जो होती है वो इफेक्टिव होती है, काफ़ी इफेक्टिव हो सकती हैं, और ये क्या करेंगी, उसको उनके जो सिम्टम आ रहे थे, बार बार कुछ निकल रहा है बाहर को, उसको वो रोक सकती हैं, ताकि उनको उनको नहीं लगेगा, डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा, बट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर एवरीवन। लेकिन ये सभी के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होती, हर कोई इसको मतलब इसके लिए कंफर्टेबल नहीं होता है, ये सभी को सूट नहीं करती है। ठीक है, टुगेदर विथ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, और इसके साथ साथ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज भी जो होती है वो नॉन सर्जिकल सोल्यूशन में आता है, कि वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा वहाँ की मसल्स को, और यूट्रस को पोलेस होने में मतलब नहीं, मतलब उसको रोकेगा। ठीक है, और पेशेंट मस्ट बी फिटेड विथ फॉर पेस्ट्री एंड कॉमनली ट्राई सेवरल पेस्ट्री बिफोर फाइंडिंग द अप्रोप्रिएट पेस्ट्री। जब मैंने बोला ना कि कोई कोई पेशेंट को या कोई जो वुमेन होती है उनको ये सूट नहीं करेगा, तो उसके लिए बहुत सारे जो होते हैं, सभी के साथ ये करना पड़ता है कि जो पेस्ट्री होती है उसको फिट करना पड़ता है, और देखना पड़ता है कि कौन से टाइप की पेस्ट्री उसमें अप्रोप्रिएट है, कौन सी टाइप की बहुत ज़्यादा उसको सूट होती है, अप्रोप्रिएट होती है, तो वो वाली यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एग्जामिनर शुड बी एबल टू स्वीप सिंगल फिंगर। तो एग्जामिनर जो इसको एग्जामिन कर रहे हैं, जो इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, एक सिंगल फिंगर उनको डालने के लिए क्या होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए, ताकि वो उसको रोटेट कर सके, घुमा सके, कहाँ पे, बिटवीन द पेसरी एंड वजाइनल वॉल, यानी कि जो वजाइना की जो दीवार होती है, यानी कि वजाइनल वॉल जो होती है और जो पेसरी होती है, उनके बीच में वो अपनी फिंगर को क्या कर सके, रोटेट कर सके, इतनी जगह उसको मिलनी चाहिए, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं। ठीक है, और जो ये पेशेंट होते हैं शुड बी एबल टू वॉक। अब इसमें जो पेस्ट्री के बाद भी डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, अगर उसको अप्रोप्रिएट पेस्ट्री यूज़ की जाएगी, तो पेशेंट इसमें वॉक कर सकता है, झुक सकता है, चल सकता है, यूरिन पास कर सकता है कंफर्टेबली, मतलब जैसे कि पहले प्रॉब्लम आ रही थी वो नहीं आएगी, अच्छी से यूरिन को भी वो पास करेगा विदाउट शिफ्टिंग द पेस्ट्री, बिना पेस्ट्री को निकाले हुए। ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं इसमें पेस्ट्री में प्लेसमेंट में, जिसमें कि वजाइनल इरिटेशन हो सकता है, मतलब कभी कभी उसको किसी किसी को ये होगा कि कुछ वजाइना में इरिटेशन होगा, रगड़ना लगेगा, अल्सरेशन हो सकता है, अब वो बार बार रगड़ेगी तो वहाँ पे अल्सर भी हो सकते हैं, यानी कि चोट के निशान हो सकते हैं, डिस्चार्ज हो सकता है, यानी कि उसको कुछ वाटरी डिस्चार्ज भी आ सकता है, पेन भी हो सकता है, दर्द होगा उसको, ब्लीडिंग भी हो सकती है, और क्या हो सकता है उसको, ओडर यानी कि स्मेल भी आ सकती है। तो ये तो कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ठीक है, और जो ये पेल्विक फ्लोर जो इसको ट्रेनिंग दी जाती है, वो पेशेंट को क्या किया जाता है, फिजियोथेरेपी के साथ उसको सहयोग से पेशेंट को फिजियोथेरेपी के साथ उसको ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा, एक्सरसाइज करवाई जाएगी। ठीक है, रेगुलर रीअश्योरमेंट ऑफ द पेस्ट्री फिट। अब ये रेगुलर बेस पे देखना चाहिए कि पेस्ट्री फिट है कि नहीं है, एश्योर होना चाहिए इसके लिए, और परफॉर्म करना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए, और पेशेंट को इसके लिए बताना चाहिए कि पेस्ट्री इज़ नॉट रबिंग अगेंस्ट द वॉल। पेशेंट को भी पता होना चाहिए कि ये जो वजाइना है उसकी वॉल पे ये रब ना कर रही हो, रगड़ ना रही हो, नहीं तो थोड़ा तो उसको भी पता चलेगा, तो वो डॉक्टर को बताएगा, तो उसका भी डॉक्टर कुछ करेंगे, इलाज करेंगे, चेंज करेंगे। तो यानी कि इसके बारे में रीअश्योर करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए, उसको फॉलो अप पे लेते रहना चाहिए, एज दिस कैन लीड। और अगर ऐसा होता है जो वो रबिंग करेगा, तो उससे क्या होगा, इरिटेशन होगा वजाइना म्यूकोजा में, जब क्योंकि वो डेलिकेटेड होती है वजाइना, जो बर्थ कैनाल होती है, तो उसकी जो वॉल होती है, उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पे क्या होगी, रगड़ लगेगी, और वो
इरिटेट होगा, ठीक है, एंड प्री डिस्पोजन पेशेंट टू द इन्फेक्शन, और फिर इन्फेक्शन के चांसेस भी हो सकते हैं। और पेशेंट विद डिमेंशिया, अगर पेशेंट जो डिमेंशिया वाले होते हैं, यानी कि मेंटल कंफ्यूजन, जिसको मेंटल प्रॉब्लम होती है ओल्ड एज में, उनके लिए, और पुअर जो फॉलोअप, यानी कि जो अब नहीं आ सकते बार बार चेकअप कराने के लिए, वो इसके लिए गुड कैंडिडेट नहीं माने जाएंगे, यानी कि उनको ये चीज़ें नहीं करानी चाहिए जहाँ तक है। और फॉर पेस्ट्री प्लेसमेंट के लिए वो गुड कैंडिडेट नहीं माने जाएंगे। तो उनको रिक्वायरमेंट होगा कि अगर वो डलवाते भी हैं तो उनको बार बार क्लीन कराने के लिए और रेगुलर चेकअप कराने के लिए और उसकी पोजीशन चेक करवाने के लिए बार बार ज़रूरत पड़ेगी, और ताकि वो कॉम्प्लिकेशन से क्या हो सके, प्रिवेंट रह सके, जटिलताओं से बच सके, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या आएगा कि सर्जिकल मैनेजमेंट प्रॉपर उसकी सर्जरी के द्वारा मैनेजमेंट किया जाएगा उसको, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, डिटेल डिस्कशन किया जाएगा, पेशेंट को उसके बारे में पूरी तरीके से बताया जाएगा। वैसे तो सभी चीज़ में बताते हैं, पर इसमें ज़्यादा इसलिए बताया जाएगा क्योंकि उससे पूछा जाएगा कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। पेशेंट रिगार्डिंग द डिज़ायर ऑफ द फ्यूचर वजाइनल इंटरकोर्स, अब उसको किस क्या क्या बताया जाएगा कि अगर अभी पूरी तरीके से पार्शली वो नहीं आउट हुआ है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, और उसने बताया कि वो अब फर्स्ट डिग्री में है, तो उसको बताना पड़ेगा कि फ्यूचर में उसको वजाइनल इंटरकोर्स करने में प्रॉब्लम हो सकती है, और सेक्स एक्टिविटी में प्रॉब्लम आएगी, और उसको उसकी बॉडी इमेज में भी फ़र्क पड़ेगा, यानी कि चाल ढाल वगैरह उसकी चेंज हो सकती है। कल्चर व्यूज़, यानी कि पूजा पाठ में भी किसी का ये प्रॉब्लम आएगी उसको कि मन नहीं करेगा, अंदर से अनइजीनेस लगेगा, और उसको क्या रहेगा, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट उसका बताना पड़ेगा कि अगर ऐसा हो रहा तो अल्टरनेटिव उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, और पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन, और उस ट्रीटमेंट से क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, इन सारे के बारे में उसको डिटेल में बताना पड़ेगा, ताकि वो चूज़ कर पाए कि उसे क्या करना है, ठीक है। और अगर वो सीवियर केस है, मॉडरेट केस है, तो यूट्राइन प्रोलेप्स उसका हो चुका है, सीवियर है या मॉडरेट है, उस पर डिपेंड करेगा सर्जरी, ठीक है। तो मे हैव टू बी सर्जिकल रिपेयर, उसको सर्जरी के द्वारा रिपेयर किया जा सकता है। इसमें सर्जरी में लेप्रोस्कोपी के सर्जरी यूज़ की जा सकती है, जिसमें कि इंस्ट्रूमेंट को क्या किया जाता है, नेवल के थ्रू, यानी कि जो ये जो नेवल होती है ना, अम्बलाइकस जो होता है, वहाँ से इसको क्या किया जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा उसको एब्डोमेन के थ्रू, और उसमें क्या किया जाएगा, उसको जो यूट्रस जो पुल्ड जो बाहर को निकला है उसको बैक करके खींचा जाएगा अपनी जगह में, ये जो लेप्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट होता है इसके द्वारा, और उसको करेक्ट पोजीशन में क्या किया जाएगा, दोबारा से अटैच किया जाएगा, ठीक है। और उसके उसकी जो सपोर्टिव लिगामेंट है उसको भी उसकी जगह पे रखा जाएगा, ठीक है। उसमें स्टिच वगैरह या कुछ भी वो ग्राफ्टिंग वगैरह से उसको अटैच करेंगे, ठीक है। और ऑपरेशन कैन ऑल्सो भी परफॉर्म विद द एब्डोमिनल इंसिजन, और जो ये ऑपरेशन है ये एब्डोमेन में इंसिजन लगा के भी किया जा सकता है, ठीक है। सर्जरी में भी फेल and the prolapse can recur if the original cause of the prolapse such as the obesity, coughing and staining is not addressed, ठीक है। सर्जरी में फेल एंड सर्जरी क्या हो सकती है, फेल भी हो सकती है, और जो ये प्रोलैप्स होता है ये वापस भी दोबारा से प्रोलैप्स हो सकता है, अगर ये जो इसके जो कारण है उसको करेक्ट ना किया गया हो प्रोलैप्स के। अब प्रोलैप्स के भी तो कोई कारण थे ना जो हमने देखे थे, जैसे कि मोटापा था, ओबेसिटी था, कफिंग हो रही थी, उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी सीवियर वाली, और उसको जोर पड़ रहा था नीचे, तो उन सबको करेक्ट करना पड़ेगा, और नहीं तो ये दोबारा से फिर से प्रोलैप्स हो जाएगा। उनका पता लगाना पड़ेगा कि किस वजह से ये हुआ था। तो सर्जरी जो होती है नीडेड फिक्स द प्रोलैप्स, अब ये जो सर्जरी का मतलब होता है उसकी ज़रूरत होती है जो भी वो बाहर आया उसको अपनी जगह में फिक्स करना, और मसल्स को टाइट करना, जो भी उसको होल्ड करके रखती है उन टिश्यूज़ को, मसल्स को टाइट करके रखना यूट्रस की। और ये जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं इसमें मैश यूज़ करते हैं। मैश मतलब एक जालीदार पैचेज होता है जिसको कि वो वहाँ पे स्टिच कर देते हैं, जो कि इस तरीके से बना होता है जिससे कि इन्फेक्शन ना हो और वो उसमें डिज़ोल्व हो जाए, और या फिर कुछ टिश्यू लेके वो उसके सपोर्टिंग टिश्यू लेके सपोर्टिंग उसको होल्ड करने के लिए यूट्रस को वहाँ पे स्टिच किया जाएगा, ठीक है। मतलब अपने ही बॉडी के कुछ टिश्यू कुछ पार्ट्स को लेके वहाँ पे स्टिच करा जाएगा। सर्जरी टू द क्लोज टू वजाइना, ठीक है। सर्जरी जो होती है वजाइना के क्लोज होती है, इसलिए जो होता है यूट्रस को जो होता है क्या होता है, मे बी यूज टू होल्ड योर यूट्रस इन प्लेस, तो आपका जो यूट्रस होता है उसको उस प्लेस पे रखा जा सकता है क्योंकि ये वजाइना के क्लोज होती है। और ये हिस्टेक्टमी भी करी जा सकती है इसमें, अगर ये
वजाइना के पास होता तो वजाइनल के थ्रू भी सर्जरी की जा सकती है, और हिस्टेक्टमी भी की जा सकती है अगर यूट्रस को रिमूव करना है पूरी तरीके से। वो तब की जा सकती है उसकी कंडीशन के ऊपर, कि अगर उसकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और यूट्रस की कोई रिक्वायरमेंट है, ओल्ड एज है तो तब, ठीक है। और जो फिजियोथेरेपी होती है वो भी यूज़ की जाती है, जैसे हमने पढ़ा था यूट्रस प्रोलेप्स वाले में, उसको फिजियोथेरेपी के द्वारा जो होता है नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट में आता है ये, ताकि वो स्ट्रॉन्ग रहे मसल्स। और पेस्ट्री सपोर्ट, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, ये सारा जो होता है नॉन सर्जिकल उसमें आता है, ताकि वो वुमेन जो होती है यूट्राइन प्रोलैप्स जो होता है ये नॉन सर्जिकली जो होती है वो उसको स्ट्रॉन्ग रख सके, और अपने जो यूट्रस है वो प्रोलैप्स ना हो। कॉम्प्लिकेशन में वीकनेस हो जाता है, अगर वीकनेस हो सकती है पेल्विक फ्लोर, और अटैचमेंट अलाउिंग द प्रोलेप्स ऑफ द अपाइकल कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जब वीकनेस हो जाती है पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती हैं, अटैचमेंट जिसके साथ उसका है, तो वो ये जो अपाइकल कंपार्टमेंट यानी कि ये प्रोलैप्स हो सकते हैं। जो ऊपर वाला कंपार्टमेंट मतलब यूट्रस ही है ना सबसे ऊपर, वो अगर प्रोलैप्स हो जाएगा तो उसके साथ साथ जितने भी एडिशनल जो ऑर्गन है वो भी प्रोलैप्स हो सकते हैं, जैसे कि एंटीरियर पोस्टीरियर आगे पीछे के जो कंपार्टमेंट है वो भी प्रोलैप्स हो सकते हैं। तो इसमें सिस्टोसील हो सकता है, रेक्टोसील हो सकता है, और क्या हो सकता है, एंट्रोसील हो सकता है, ठीक है। सिस्टोसील, रेक्टोसील यानी कि ब्लैडर और रेक्टम और यूरिथ्रोसील, ये सभी चीज़ें डिसेंड हो सकती है, अपनी जगह से नॉर्मल से हट सकती है, बाहर की ओर आ सकती हैं, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट होता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है प्रोलैप्स का, फीकल इनकॉन्टिनेंस होता है, लॉन्ग टर्म मोबिलिटी हो सकती है, लंबे समय से बीमारी सी महसूस होगी, और क्या होगा, फिजिकल डिस्कम्फर्ट होगा। इसके साथ साथ पेशेंट एक्सपीरियंस करेगा, उसको एंजाइटी भी होगी, डिप्रेशन में भी होगा, उसकी पुअर सेल्फ स्टीम हो जाएगी, यानी कि आत्मसम्मान में भी कमी आएगी, क्योंकि उसको बार बार ये सारी चीज़ें हो रही तो प्रॉब्लम तो आती है। यूरिन और स्टूल में भी उसको इनकॉन्टिनेंस होता है, ठीक है। तो इसको फिजियोथेरेपी के पास भी रेफ़र किया जाता है, ताकि वो एक्सरसाइज के द्वारा उसको सही। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि इसके जो सिम्टम होते हैं हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, सिट योर, जो आपका जब तक ऑपरेशन नहीं हो रहा है, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, या नॉन सर्जिकल आप ले रहे हैं, तो सिट विथ योर लेग एलिवेटेड, अपने पैरों को ऊंचा करके बैठना चाहिए। ये हेल्प करेगा, आपके पेन और डिस्कम्फर्ट को रोकेगा। और जब भी आप बैठते हैं, बेड पे लेटते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, पुल करना चाहिए, मतलब पुट करना चाहिए पिलो एंड ब्लैंकेट, यानी कि ब्लैंकेट और जो पिलो होते हैं उसके द्वारा अपने एंकल को नीचे रख के, मतलब अपने पैरों के नीचे रख के अपने पैरों को ऊपर रख करना चाहिए, ठीक है। और ये कीगल एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दी है, अब मैं ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। और स्ट्रेन को रोकना चाहिए, स्ट्रेन मतलब पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करनी चाहिए। और स्ट्रेन मतलब जिसमें जोर पड़ता है वो वाली चीज़ें, जैसे कि खांसी हो रही है या हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे अपने वेट को मेंटेन करना चाहिए, नॉर्मल वेट लाना चाहिए, ओबेसिटी कम हो, ठीक है। और यहाँ पे इमीडिएट केयर कब करनी है, इमीडिएट कब जाना चाहिए आपको डॉक्टर के पास, जब ब्लीडिंग हो रही है। अब आपके अभी तक तो वो इंटरनली था, डिग्री 1 में था, तो अभी तक आपने सिर्फ अपनी एक्सरसाइज करी और अपने पैर ऊपर करके लेटे या जो भी है। अभी अगर ब्लीडिंग हो रही है वजाइना से, चाहे वो बाहर निकले ना निकले, और वो रुक नहीं रही है, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर वहाँ से आपको लगता है कि कोई वजाइना के थ्रू अब मांस बाहर आ रहा है और उसको आप अंदर पुश नहीं कर पा रहे अपने हाथों के द्वारा, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। अनेबल टू यूरिनेट, अगर आपको यूरिन पास नहीं हो पा रही है अच्छी से, और आपको लगता है कि स्टूल भी अच्छे से पास नहीं हो रहा, बार बार आपको लग रहा है कि अभी मुझे कम्प्लीटली फ्रेश नहीं हो पा रहा, यूरिन भी बच जा रहा है, तो आपको ब्लडर में रह जा रहा है, पूरी तरीके से नहीं आ रहा, बार बार यूरिन करने जाने को मन कर रहा है, तो भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और सीवियर एब्डोमेन पेन हो रहा, पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, तो भी जाना चाहिए, ठीक है। और अपने डॉक्टर को टेकिंग यूरिन एंड बावल मूवमेंट जब हो रहा है, तब लीकेज हो रहा है यूरिन, अब यूरिन नहीं हो रहा ठीक से, लेकिन वो वहीं बच जा रहा है और धीरे धीरे करके लीक हो रहा है, तो डॉक्टर, और बावल मूवमेंट भी नहीं हो पा रहा ठीक से, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यूरिन स्टूल दोनों की प्रॉब्लम है, फीवर हो रहा है, तो भी डॉक्टर को जल्दी से बताना चाहिए कि मुझे ये यूरिन भी लीक हो रही है, फीवर भी हो रहा है इसके साथ में, और इसमें से स्मेल भी आ रही है, जो भी फ्लूड आउट हो रहा है उसमें से, चाहे वो यूरिन हो, चाहे वो वाइट डिस्चार्ज हो, कुछ भी हो, उसमें से वजाइना के थ्रू जो भी आ रहा है उसमें से स्मेल आ रही है, जो कि गंदी स्मेल है। और क्या होना चाहिए, बावल कमिंग फ्रॉम योर वजाइना, सॉरी, ब्लड कमिंग फ्रॉम वजाइना, अगर आपके ब्लड आ रहा है यूरिन वजाइना से, तो आपको क्या करना चाहिए। और जबकि ये जो ब्लड होता है ये मंथली नहीं है, आप श्योर है कि आपको मंथली अभी बंद हो गया है और फिर भी आ रहा है, या फिर अभी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला ब्लड नहीं है, तो डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए। और आपके अंदर जो भी कंसर्न है, यानी कि जो क्वेश्चन है जिसके बारे में आप उनसे बताना चाहते हैं और इस कंडीशन में उसकी केयर करना चाहते हैं, तो डॉक्टर से ज़रूर से बताना चाहिए। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नए वीडियो में।